गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तरीके से अस्तित्व में आया और किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ देश में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, देश किस तरीके से स्वतंत्र हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की। इसमें एक बात और समझ लेते हैं सबसे पहले कि क्रिप्स मिशन क्या था। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था? सर स्टैफर्ड के द्वारा इसे भेजा गया था भारत में। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का सहयोग करना चाहते थे, भारत में आए देखना चाहते थे, वो भारत की स्थिति को आंकना चाहते थे कि भारत को वो सहयोग करेंगे तो वो अपना अस्तित्व यहाँ दोबारा धीरे धीरे जमा लेंगे। लेकिन भारत सरकार ने और भारत के लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया, जिस कारण 1942 में जो क्रिप्स मिशन था वो विफल हो गया। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ने जोर पकड़ा। तो अब शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी तीसरी बड़े आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कर दी। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश के हर युवा ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का सहयोग दिया। युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे साम्यवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधि में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे। जयप्रकाश नारायण जी भी, जो कांग्रेस के उस समय के दिग्गज नेता थे, वो भी इस लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर सहयोग किया। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया था, इसे दबाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सरकार को इस व्यवस्था को दबाने में लगभग 1 साल का समय लग गया था। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के नेता उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र में फैलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं सालों में लीग की पाकिस्तान और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिल गया था। यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि भारत जैसे राष्ट्र में मुस्लिमों का विकास नहीं हो पाएगा। तो पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्रों में इन्होंने अपनी पहचान दिखाने की कोशिश की। अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं हो पाया था। किसका? मुस्लिम लीग का। जून 1940 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था ना। जून 1940 में जब विश्व समाप्ति की ओर था, अभी समाप्त नहीं हुआ था, 45 में समाप्त था। 1944 में जब वो समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। कांग्रेस के कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, और भारत की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के कंधों पर थी। और साइड बाय साइड दूसरी पार्टी लीग, मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों की समर्थक थी। इन दोनों के बीच विचार था कि वो चाहती थी कि जो मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिमों को क्या दे दिया जाए, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कहना था कि भारत 2 कौमों का देश है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो जो भारत 2 कौमों का देश है तो इसका बंटवारा होना चाहिए। किसका समर्थन था? ये जिन्ना का समर्थन था। आगे क्या होता है?
1945 में कांग्रेस के साथ साथ और मुस्लिम लीग को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश की महात्मा गांधी जी ने, लेकिन फिर होता क्या, 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। जो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, उसने भी क्या कहा कि हाँ, विभाजन हो जाना चाहिए, स्वतंत्रता मिल जानी चाहिए। उसी समय वायसराय लॉर्ड वांचिल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन भी कराया और उन्हें समझाने की कोशिश की। 1946 में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी से कांग्रेस को भी सफलता मिली और मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत मिल गया। 1946 में अब राष्ट्रीय ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर लिया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह भी प्रयास विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया कि पाकिस्तान में 16 अगस्त 1940 के दिन 16 अगस्त 1940 का दिन कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष भी हुआ था। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर बंगाल, बिहार, पंजाब तक फैल गई थी। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया था। उसके बाद यह जो हिंसा है कहाँ से शुरू हुई, दोबारा पढ़ते हैं। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमान को, जो मुसलमान थे, मुसलमान लोगों को, कुछ स्थानों पर हिंदुओं को लड़ाई झगड़े में निशाना बनाया गया। कुछ जगहों पर मुस्लिम मारे गए, कुछ जगहों पर हिंदू मारे गए। फरवरी 1947 में बाबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने वार्ताओं में एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफल हो गया। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी फिर दोबारा से विफल हो गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अब माउंटबेटन आ गए ना, माउंटबेटन योजना के तहत ही तो बंटवारा हुआ था देश का। तो अब क्या कर दिया गया, माउंटबेटन आ गए। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने आह्वान कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी हो जाएगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत कर दिया गया कि 15 अगस्त वाले दिन विभाजन होगा। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को किस नाम से जाना गया, राष्ट्रपिता की उपाधि दी। क्या हुआ, जो संविधान सभा बनाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक की शुरुआत कर दी और बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली में के जो बाहर थे, भीड़ महात्मा गांधी जी की जय के नारे लगाती रही और चारों तरफ खुशियां का माहौल हो गया। ये था किस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। एक बार हम मोटा मोटा दोबारा से रिकैप करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। जब आंदोलन की शुरुआत हो जाती है तो उस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें 1944 में छोड़ भी दिया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में एक तरफ तो भारत से अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत में दो समूह बचे हुए थे, एक कांग्रेस समर्थक समूह, एक कांग्रेस सरकार को मानने वाला समूह और दूसरा मुस्लिम लीग को मानने वाला समूह। मुस्लिम लीग की जो सरकार थी वो मुस्लिमों के हित के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सारे नेताओं ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, महात्मा गांधी जी ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिर जब माउंटबेटन योजना के तहत स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लिया गया तो उस समय देश के दो टुकड़ों में बांट दिया गया 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को।
भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आखिरी बहादुराना दिन। अब ये आखिरी बहादुराना दिन क्या था, यानी फाइनली अब हमें क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। फाइनली अब हमें आज़ादी मिल गई और अब हम बिल्कुल आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन ये दिन अच्छा था सबके लिए, लेकिन महात्मा गांधी जी को कुछ दुख भी था, क्योंकि फाइनली हम क्या हो गए, फ्री हो गए। कौन से सिस्टम से, कॉलोनियल सिस्टम से, अंग्रेजों की राज व्यवस्था से अब हम फ्री हो गए। अब किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इस दिन को मनाया, किस तरीके से यह दिन एक बहादुराना दिन था। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे। क्यों कलकत्ता में क्यों गए थे, उस समय पता होना चाहिए आपको। उस समय वो कलकत्ता में क्यों गए थे, क्योंकि कलकत्ता, बंगाल, पंजाब, बिहार, उस समय काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हिंसा हो रही थी, इसलिए वो उस हिंसा में गए हुए थे। ठीक है, उन लोगों से मिलने गए हुए थे। लेकिन उन्होंने वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक इस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, तो इस अकल्पनीय कीमत पर किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसके लिए उन्होंने फास्ट रखा था। उनका राष्ट्र विभाजित हुआ था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। महात्मा गांधी जी इससे थोड़ा खुश भी थे, थोड़ा दुखी भी थे, कि कितने संघर्षों से उन्होंने प्राप्त तो कर लिया, इस देश को आज़ादी तो दिलवा दी, लेकिन दो टुकड़ों में बट गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। महात्मा गांधी जी से थोड़ा दुखी थे। उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हो गए थे, तो सितंबर अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों में गए, शरणार्थी शिविरों में चक्कर लगा रहे थे। आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद भी महात्मा गांधी जी ने अपने सामाजिक कार्य नहीं छोड़े। महात्मा गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना दे रहे थे, जो पीड़ित व्यक्ति थे, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, शिविरों के चक्कर लगा रहे थे, हिंदू, सिखों, मुस्लिमों सभी लोगों को आह्वान कर रहे थे, सभी को एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे थे, सहयोग स्थापित कर रहे थे, भाईचारे का संदेश दे रहे थे, शांति का संदेश दे रहे थे। तो ये बहादुराना दिन इसलिए था। साथ साथ और क्या किया, गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस ने द्विराज सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था। अब ये द्विराज सिद्धांत क्या है पता होना चाहिए। एक शब्द आया है द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो आपको द्विराज सिद्धांत का मतलब पता होना चाहिए। द्विराज सिद्धांत का मतलब है भारत जो है, द्विराज सिद्धांत का मतलब है भारत जो है दो कौमों का देश है। भारत दो कौमों का देश है। दो कौम कौन सी है, एक कौम हिंदुस्तान, एक कौम हिंदू और दूसरी कौम मुस्लिम। तो द्विराज सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया था कि भारत दो कौमों का देश है, एक हिंदुओं का और एक मुस्लिमों का। तो भारत जैसे देश में, जिस देश में हिंदू लोग ज़्यादा हैं, वह मुस्लिमों के साथ हम सेफ, अपने आप को सेफ नहीं समझते हैं। ये बात किसने कही थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। इसे ही द्विराज सिद्धांत का नाम दिया। तो द्विराज सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया था, वो इसे चाहते भी नहीं थे द्विराज सिद्धांत को। कांग्रेस जो सरकार थी उस समय में, आज़ादी के समय 1947 में, वो इसको नहीं चाहती थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना द्विराज सिद्धांत को लेकर आए और भारत से पाकिस्तान की अलग मांग की, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान राष्ट्र की अलग से मांग की। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, तो मंजूरी देने के बाद उनका दृढ़ विश्वास हो गया था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो हालत रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे, सभी धर्म का आदर किया जाएगा, सभी को संरक्षण मिलेगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिकों के अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी।
आ सकता है कि कांग्रेस ने क्या आश्वासन दिया था। तो कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, अल्पसंख्यक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, उनके विरुद्ध अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उनको सुरक्षा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों की गांधी जी के जीवन पर श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को, स्वतंत्रता के बाद के महीने मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने, नवंबर तक के महीने को एक श्रेष्ठतम क्षण कहा है। क्यों कहा है, दोबारा पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति की स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। वहां से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, क्योंकि पंजाब बंगाल में सबसे ज़्यादा जब विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मारकाट हुई थी। लेकिन राजधानी में भी शरणार्थी, भारत में बहुत से लोग शरणार्थी जो थे वो दिल्ली में आ गए थे। जब विभाजन हुआ तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे। शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी थी। उसके बाद बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की भी प्रथा पर लोगों को आपत्ति थी कि वो आयतें नहीं पढ़ेंगे। कई लोग इस बात पर भी नारे लगाने लगे थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन था कि वो भारत के लोगों को तो देख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी हैं, और पाकिस्तान में जो बेचारे हिंदू और सिख लोग पड़े हुए हैं उनका क्या हो रहा है, उनके साथ कितनी मारपीट हो रही होगी, उनकी व्यवस्था कैसी होगी। तो उनकी मनोदशा को भी गांधी जी को समझना चाहिए। तो लोग इसको लेकर भी परेशान थे। उसके पक्ष में डीजी तेंदुलकर ने क्या कहा गांधी जी के बारे में। गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। डीजी तेंदुलकर ने कहा कि भाई गांधी जी पाकिस्तान में लोग जो हैं, हमारे जितने भी लोग हैं हिंदू भाई सिख भाई, उनको भी लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ वे किस तरीके से जाएं, ये एक समस्या थी। जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। एकदम से इतनी खतरनाक सिचुएशन से निकलना तो बहुत ज़्यादा कठिन था। फिर भी महात्मा गांधी जी सारी चीज़ों को धीरे धीरे संभाल रहे थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गांधी जी का ये सपना था कि 26 जनवरी को किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट डे के रूप में मनाया जाए। तभी तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया गया था, और किस तरीके से 26 जनवरी को संविधान लागू करके एक यादगार दिन मनाया गया। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी। शुरुआती महीने गहरे तौर पर काफ़ी ज़्यादा मोहभंग करने वाले हुए, फिर भी उनका विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग सभी वर्गों और धर्मों के लोग समानता के साथ काम करेंगे, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, सभी अच्छे से काम करेंगे, सब एक दूसरे के सदैव भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद व सम्मान देते रहेंगे, और सभी हम शेष विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा था। फिर जब देश विभाजित हो गया तो वह उनकी इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखें। उनकी इच्छा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, विभाजन हो गया था। बहुत सारे भारतीयों को उनकी यह सहाद आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी, बहुत से लोग इसे पसंद नहीं थे कि गांधी जी क्यों हिंदू मुस्लिम को एक साथ रखना चाहते हैं। जिनमें से एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक संपादक थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी को मार डाला था। कैसे? 30 जनवरी की शाम को गांधी जी दैनिक प्रार्थना सभा में बैठे हुए थे। एक युवक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, और उस हत्यारे ने खुद भी स्वयं आत्मसमर्पण कर लिया, खुद भी उसने अपने आप को गोली मारकर हत्या कर दी। तो उस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। जो नाथूराम गोडसे नाम का जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने मौत की नींद सुला दिया, गांधी जी को मार डाला। यानी 30 जनवरी की शाम का समय था और गांधी जी को नाथूराम गोडसे नामक एक ब्राह्मण ने मार दिया। पुणे के रहने वाले थे गोडसे,
वे एक हिंदूवादी अखबार के संपादक थे। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर पुकारते थे, तो यही माना जाता है कि उन्होंने इसलिए मारा था गांधी जी को। ये ऐसी मान्यता है कि गांधी जी को उन्होंने इसलिए मारा कि वो मुसलमानों के खुशामदीद समझते थे गांधी जी को, इसलिए उन्होंने मार डाला। ठीक है, और उन्होंने अपने आप को भी आत्मसमर्पित कर दिया। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर सामने आ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक के संदेश दिए। ब्रिटिश अधिकारियों, यूरोपीय अधिकारियों ने भी उन्हें शोक संदेश भेजे। एक ज़माने में उनकी कद काठी और उनकी कथित रूप से उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। गांधी जी के विचारों को बेतुके विचार कहा जाता था। उन लोगों ने भी, जिस समय में एक पत्रिका थी टाइम्स पत्रिका, जो हमने लास्ट पार्ट 2 में देखा था कि टाइम्स पत्रिका ने भी महात्मा गांधी जी को एक कंठीले, छोटी काठी, पेड़ू जैसा शरीर, इन बेतुके विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। अब वे लोग भी महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर शोक संदेश मना रहे थे। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था। उन्होंने उन्हें नस्लीय रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। वहीं दूसरी तरफ धर्मार्थ हिंदू गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी गई, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती व भाईचारे का विश्वास रखने वाले थे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का विश्वास रखने वाले थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोनों ही की दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे, इसलिए उन्हें मार डाला। टाइम्स ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया था जिस प्रकार लिंकन की मृत्यु पर किया था। यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत ही साधारण काम था। अब किस तरीके से महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिया गया और लोगों ने उनकी किस तरीके से एक भाईचारे की विचारों को रखते हुए लोगों ने शोक संदेश प्रस्तुत किए और किस तरीके से उनकी मौत को एक साधारण बात कहकर आपसी सहयोग स्थापित किया।